तो चैप्टर 5 से इतने ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये लाल बटे कक्का होता क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है भाई, 2 पाई r हो जाएगा। θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर का बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h 12 का, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का कोई भी सवाल होगा आप धुआं धुआं कर देंगे। निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा और अपने हित मित्र भाई बंधु जो भी आपके 10th क्लास में उनको शेयर कर दीजिएगा। बच्चों पूरे बुक के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो सभी के सभी एक वीडियो में मात्र हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 1 का पहला फार्मूला जो क्या है वो पहला है आपका क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर कितना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, इसमें क्वेश्चन भी लगाया होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसके बाद जो एक दूसरा फार्मूला है, ठीक है, वो क्या है आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं फटाफट कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस में कितना, शेषफल। ठीक है, प्लस में कितना, शेषफल। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए इस फार्मूले को, और जिसमें इसको कहते हैं कि a बराबर कितना, बी क्यू प्लस आर, जिसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जिसमें r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। 0 से बड़ा और बराबर b से क्या होता है, छोटा होता है। फिलहाल ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ ले, तो पूछ लेगा तो आप लोग फार्मूला देख ही लिए हैं, कर ले जाएंगे। बाकी ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चैप्टर 1 से आपका केवल यही एक फार्मूला आपको याद करना है, बाकी इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपको चैप्टर 2 पे ले चलते हैं, और चैप्टर 2 पे ले जाने से पहले एक छोटा सा देख लीजिए ये ब्रीफ में कि संख्याओं का वर्गीकरण, है ना, क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण। वैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा संख्याओं का वर्गीकरण, इसमें से भी आपके एमसीक्यू में प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांस हो सकते हैं। तो यहां पर संख्याएं देखिए दो प्रकार की हो जाती हैं। पहला क्या होता है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपको नहीं पढ़ना है, वास्तविक संख्या पढ़ना। और ये दो तरीके की होती है, एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को भाई पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू रूप में लिखा सकता है, और इसको नहीं लिखा जा सकता, पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू फॉर्म या रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना। अब ये परिमेय संख्या आपका फिर दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है पूर्णांक और एक हो जाता है पूर्णांक, और दूसरा क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, भिन्न। ठीक है, अब ये पूर्णांक आपका फिर जो है तीन तरीके से होता है। एक होता है आपका ऋण पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। दूसरा क्या होता है, शून्य पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और तीसरा क्या होता है, धन पूर्णांक। ठीक है, इसके अलावा अब इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, तो बिल्कुल भाई होता है। सभी भिन्न परिमेय संख्या होते हैं, तो होता है। लेकिन ऐसे कह दे कि सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो ऐसा गलत हो जाएगा, है ना। जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की बात करेंगे तो आपका सही होगा, ऊपर से नीचे की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कह दे कि सभी वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे कह दिया कि सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और तरह के नंबर होते हैं जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो आपका 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 और कहां तक, अनंत तक। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या जो आपका वो क्या होता है, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल कर लें तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और कहां तक, अनंत तक। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा अंक। इसमें क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, डैश डैश डैश, फिर -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3 और डैश डैश कहाँ तक, प्लस अनंत तक। यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितने भी
नंबर आते हैं मतलब पूर्णांक वाले, वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर या पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पूर्णांक के बाद मान लेते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या जो 2 से कट जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही। ठीक है, और विषम संख्या इसके बाद जिसको ऑड नंबर कहते हैं, और विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद आपका आता है भाज्य संख्या, भाज्य। ठीक है, भाज्य में आपका क्या आएगा कि ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड किसके होते हैं भाई, वो कहां शुरू होता है, 4 से। 4 हो गया, 6 फिर हो गया, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 भी होगा आपका, 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, वैसे बहुत सारे नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल और केवल 2 फैक्टर होता है, 2 गुणनखंड होता है। वो आपका हो जाएगा क्या, ये 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 9 है ना, 9 नहीं भाई, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर क्या आएगा 17 और ऐसे ही। ठीक है, जो आपका ये 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो आपका सम संख्या भी होती है ना, जो सम संख्या भी है और क्या है अभाज्य भी है। तो यह एक इकलौती संख्या होती है, इकलौती अभाज्य संख्या होती है जो क्या होती है, सम संख्या भी होती है। ठीक है, इसके बाद आपका परिमेय और अपरिमेय जानते ही हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय कि जिसको PYQ फॉर्म में लिखा जा सके, है ना, PYQ फॉर्म में लिखा जा सके, और अपरिमेय जिसको PYQ फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अपरिमेय में जिसको PYQ फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन और परिमेय में कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी P 0 हो जाए चलेगा, है ना, P 0 हो जाए चलेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कह दिया जाए कि 1, 2, -3/5, ये सभी के सभी क्या है आपका, ये परिमेय संख्या है। अगर कह दें कि 0/5 तो भी परिमेय संख्या है, केवल 0 कह दें तब भी परिमेय संख्या है, लेकिन कह दें कि 2/0, 3/0 तो ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये 0 भी परिमेय संख्या है, 0/5 भी है, -3/5 भी है, 2 भी है, 1 भी है ना, ये सभी के सभी परिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या होगा, तो अपरिमेय जिसको PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है केवल पाई। ठीक है, पाई और बाकी रूट वाले नंबर, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, है ना, और ऐसे बहुत सारे नंबर। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, अपरिमेय हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद और एक कंडीशन होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी, सहभाज्य संख्या को भी। सहअभाज्य संख्या, इसमें क्या होता है, सहभाज्य संख्या में इसमें 2-2 संख्याओं का पेयर होता है, और इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में, है ना, जैसे 1,3 हो गया, है ना, या 5,7 हो गया, या 2,3 हो गया, है ना, ऐसे ही। अब कौन आपको प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या कौन नहीं है, तो कह दिया जाए कि 2,4 जैसे, है ना, 2,4 नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 1 × 2, इस 4 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 2, तो यहाँ पर 1 और 1 तो कॉमन है, साथ में क्या हो गया 2 और 2 भी कॉमन हो गया, तो इसमें 2 कॉमन नंबर आ गया, तो 2 कॉमन नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सहभाज्य संख्या नहीं होगा, बाकी ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, सहभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई चैप्टर 2 पे, और चैप्टर 2 पे अब जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो चैप्टर 2 में मात्र 2-3 फार्मूला है इंपॉर्टेंट। जैसे पहला क्या है आपका, चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नाम है। ठीक है, बहुपद आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें पहला फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि मूलों का योगफल, है ना, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और दूसरा क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर, अल्फा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है, एक और फार्मूला होता है आपका, अगर द्विघात बहुपद बनाना हो। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए क्या फार्मूला है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं मूलों का योगफल। ठीक है, और इनटू में x प्लस अल्फा बीटा और बराबर कितना, 0। ये आपका इससे क्या बनता है, तो एक अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान दे रखा है तो आप उससे एक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से केवल आपके 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हीं पे आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर मिलना होगा तो। ठीक है,
अगले चैप्टर ले चलते हैं आपको, ठीक है। और अगला देखिए चैप्टर 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, चैप्टर 3 का नाम क्या है भाई? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपके चैप्टर का नाम है, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, समीकरण युग्म। तो सबसे पहले यही क्या होता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपके दो फार्मूले होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। दो तो यही फार्मूले हो गए, ठीक है। इसके बाद में एक आपको टेबल ऐसे मिलता है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है कि हमारा मूल कैसा होगा। एक ये वाला, जैसे कि मान लो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 अपान b2 है, a1 अपान a2 और नॉट इक्वल टू किसके? b1 अपान b2 के है। तो यहां पर हो जाता है कि रेखाएं जो हैं, जो दोनों रेखाएं वो क्या करती होंगी? प्रतिच्छेद करती रेखा होंगी। कैसी रेखा होंगी? प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा होगी। और प्रतिच्छेद करती रेखा होगी तो इसके कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे, यानी कि एक हल होंगे। अद्वितीय हल यानी कि एक हल, यानी कि दोनों रेखाएं ऐसे और ऐसे कहीं एक पॉइंट पर काट रही होंगी, एक पॉइंट पर काट रही होंगी, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है? ये पहला हो गया। ये दूसरा कंडीशन क्या होता है कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और तीसरा में भी बराबर है c1 अपान c2 के। तीनों आपस में रेशियो जो है वो बराबर है। अगर बराबर है तो कैसी हो जाएंगी? ये आपकी समपाती रेखाएं हो जाएंगी। कैसी रेखा? समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब एक रेखा ऐसे जा रही थी, दूसरी भी उसी के ऊपर चली गई, है ना। तो उसी के ऊपर चली गई तो अनेक पॉइंट पे इसको टच किया ना, अनेक पॉइंट पे टच किया, तो अनेक पॉइंट पे टच किया तो इसके कितने हल हो जाएंगे भाई? अनेक हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल। भाई एक पॉइंट पे टच की तो एक हल, अद्वितीय हल। अनेक पॉइंट पे टच करेगी तो कितना हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा, माइनरी सोल्यूशन हो जाएगा। तीसरा आपका जो इसमें कैटेगरी बनता है वो हो जाएगा आपका a1 अपान a2 बराबर होगा किसके? b1 अपान b2 के, और नॉट इक्वल होगा किसके? c1 अपान c2 के। a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, नॉट इक्वल होगा c1 अपान c2 के। इसमें क्या होता है? रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती है? समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है, ठीक है। और समांतर रेखा जैसे एक रेखा ऐसे जा रही थी, दूसरी भी ऐसे थोड़ा सा दूर होके उससे जाती है, मतलब ये रेखा इस रेखा को कहीं पर नहीं काटेगी, और नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, ठीक है। क्योंकि एक बार काटी है यहां पर तो एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अनेक बार काटी है तो अनेक हल होगा, और एको बार नहीं काटी रेखाएं तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा, इन दोनों कंडीशन में रेखाएं क्या हो जाती हैं? संगत हो जाती हैं। इसको कहते हैं संगत है। और इस वाले कंडीशन में जिसमें कोई हल नहीं आता है उसको कहते हैं असंगत, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर 3 का सारा बेसिक जितना भी फार्मूला होता है, एक ये वाला और ये 3, ठीक है। तो चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इन्हीं फार्मूले से लग जाएंगे। चैप्टर 4 में चलते हैं भाई, और चैप्टर 4 क्या है आपका? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। और चैप्टर द्विघात समीकरण में आपके द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इसमें जो है a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण रह ही नहीं पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 4 हो गया। इसमें जो आपके मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से फार्मूले हैं, तो ये आपका एक तो यही फॉर्मेट हो गया, और दूसरा आपका जो है एक होता है फार्मूला द्विघात समीकरण के लिए मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति, है ना, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? तो ये होता है आपका, क्या होता है? डी बराबर विविक्तकर जिसको कहते हैं, विविक्तकर डी बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर d अगर हमारा 3 कंडीशन बन जाता है, यहां से 3 कंडीशन बनेगा कि d हमारा अगर जो है 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। d अगर हमारा 0 से छोटा हो जाए, या यही d जो है डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर जो है 0 के बराबर हो जाए, या यही d जो है हमारा क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए।
जीरो से छोटा का मतलब माइनस भी आ जाए, -1, -2, -3, -4 ऐसे कुछ भी। तो यहाँ पर आपके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, ये आपका अगर जीरो से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक मूल होगा, ठीक है। कैसा होगा, काल्पनिक मूल होगा, ठीक है, काल्पनिक होगा, ठीक है। अगर d बराबर 0 हो जाए तो मूल हमारा वास्तविक एक तो होगा, वास्तविक और बराबर होगा, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर होगा, ठीक है, वास्तविक और बराबर, ठीक है। अगर यही d हमारा 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, 0 से बड़ा का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी प्लस में आ जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा, और साथ में क्या होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला के एक और होता है आपका जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या द्विघात फार्मूला, है ना, श्रीधराचार्य सूत्र, धराचार्य सूत्र, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये भी मूल निकालने के काम आता है द्विघात, है ना। क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान में कितना 2a, ठीक है। या इसके प्लेस पे b² - 4ac की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपान में कितना 2a, अपान में कितना 2a, ठीक है। तो ये दोनों ही फार्मूले हैं। तो चैप्टर 4 से आपके इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो चैप्टर 5 पे चलते हैं भाई। चैप्टर 5 में जो है, चैप्टर 5 का कौन कौन सा फार्मूला है, तो ये आपका है, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी में मात्र 3 से 4 फार्मूले, ठीक है। जैसे कि मान लो पहला एक, अगर समांतर श्रेणी का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, मानक रूप, है ना, मानक रूप जो होता है आपका, जिसमें a प्रथम पद और इसी में क्या होता है d जुड़ते जाता है, d मतलब सार्वांतर, है ना। तो a प्लस d, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d और ऐसे ही, है ना, ऐसे ही टर्म आपके बनते रहते हैं, ठीक है। आगे तो इसमें जो अगर आपको ये निकालना हो कि अगर चेक करना हो कि अगर एक श्रेणी दी है क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, समांतर श्रेणी में होने की शर्त, समांतर श्रेणी में होने की शर्त, होने की शर्त, शर्त क्या है भाई, तो ये हो जाएगा आपका a2 - a1 बराबर a3 - a2, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो हमारा जो श्रेणी दिया होगा वो समांतर श्रेणी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपका nवां पद का फार्मूला आता है, nवां पद का सूत्र, ठीक है। nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, जहां d क्या है, सार्वांतर है, a आपका प्रथम पद है, ठीक है, और an क्या है, nवां पद है, ठीक है। इसके बाद में आपका इसी an को क्या कह सकते हैं, tn भी कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, tn, या इसी को l भी कह सकते हैं। यही फार्मूला l बराबर भी होता है, लास्ट टर्म बराबर l बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, यही सेम चीजें हैं, l मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो यही सेम फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद आपका योगफल हो जाएगा n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, या इसी Sn को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं कि n/2 a प्लस l, ठीक है। एक फार्मूला और होता है अंत से nवां पद, ठीक है, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, ठीक है। किसी सीरीज के पिछले हिस्से से, मतलब पीछे से 10वां पद, 12वां पद, 15वां पद, तो उसके लिए क्या होता है, l माइनस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, l माइनस n - 1 इंटू डी, ठीक है। जहां पर l क्या है, अंतिम पद है, d क्या है, सर्वांतर है, n क्या है, nवां पद जो पूछेगा, 10वां, 12वां, 15वां जो भी पूछेगा, ठीक है। तो चैप्टर 5 से इतने ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इतने पे ही आपका सारा सवाल लग जाएगा। चैप्टर 6 में चलते हैं आपके, और चैप्टर 6 आपका क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में मात्र इक्का दुक्का फार्मूला है। एक तो पहले यही क्या है, थेल्स थ्योरम है, क्या है, थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या होता है भाई, तो थेल्स प्रमेय आपका क्या होता है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है
ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, एक लाइन ऐसा खींचते हैं जो इस वाले भुजा के क्या हो, समांतर हो, है ना, इस वाले भुजा के क्या है, ये वाली समांतर है, और इसको नाम दे दें कि ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये लाइन इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा, ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, ये अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्या हो जाएगा यहां से कि ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी हो जाएगा, ए ई अपान में कितना, ई सी हो जाएगा। यही आपका थेल्स थ्योरम होता है, ठीक है। इसके अलावा इसी में जो है पाइथागोरस प्रमेय भी लग जाता है कभी कभी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है भाई, तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ऐसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको कोई एक भुजा दी, दो भुजा दी हो, तीसरा निकालना हो, ठीक है, तो ये 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और ये थीटा अगर है तो इसके सामने क्या होता है, लंब होता है, और थीटा से लगी भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो इन्हीं तीनों में लंब, कर्ण और आधार में रेशियो, अनुपात क्या होता है ना, अनुपात नहीं, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, कभी कभी इसका यूज पड़ जाता है, ठीक है। और एक फार्मूला और होता है इसकी चैप्टर में आपके, है ना, यहाँ पर जैसे कि मान लो आपके यहाँ पे बता दे रहे हैं कि अगर आपके पास दो त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, और इसके भुजाओं का अनुपात पूछ ले, या तो भुजाओं का अनुपात देगा आपको, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो उसके लिए क्या होता है, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है, ये वाला आपका पी क्यू और आर है, तो ये फार्मूला क्या होता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसमें किसी एक भुजा और इसमें किसी एक भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, इसमें किसी एक भुजा और किसी एक भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ए बी का स्क्वायर बटे कितना, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाता है, ए बी का स्क्वायर बटे कितना, पी क्यू का स्क्वायर। इसमें कई एग्जाम्पल, कई प्रश्न आपके पूछे गए हैं पिछले सालों में, ठीक है, कि ए बी का स्क्वायर अपन पी क्यू का स्क्वायर, मतलब कोई एक भुजा का स्क्वायर कर दो तो उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें से और कितने फार्मूले हो गए, एक ये आपका थेल्स थ्योरम, एक दूसरा ये पाइथागोरस थ्योरम, और ये कि तीसरा फार्मूला ये है आपका क्षेत्रफल और भुजा का अनुपात निकालने के लिए, ठीक है। तो 6 लेसन से आपके केवल 3 फार्मूले हो गए चैप्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले लेसन देखिए चैप्टर 7, चैप्टर 7 आपका क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें भी आपके 3 ही 4 फार्मूले हैं, निर्देशांक ज्यामिति, और इसी 3-4 फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला इसमें आपका फार्मूला है कि दूरी का सूत्र, है ना, दूरी बराबर, है ना, दूरी का सूत्र, यानी कि दूरी का सूत्र का मतलब क्या होता है कि आपको 2 पॉइंट ऐसे दे दिया गया है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी निकालनी होगी। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट आपका x1 और y1 है, ये वाला x2 और y2 है, इनके बीच की आपको दूरी कहेगा कि कितना दूर है ना, यहां से यहां तक कितना यूनिट है, कितना मात्रक है, ये आपका a हो गया, ये आपका b पॉइंट हो गया। तो यहां से आपका ए बी बराबर क्या फार्मूला बन जाता है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, दिमाग में छप जाना चाहिए आपके फार्मूला। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है आपका, दूसरा फार्मूला होता है मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, यही आपका लाइन है, अगर इस लाइन का ये दोनों पॉइंट आपको पता है, ये आपका x1 y1 है, ये वाला क्या है x2 y2 है, इसका बीचों बीच का पॉइंट अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा भाई, ये a है और ये b है, ठीक है। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या हो जाएगा यहां से बराबर में कि x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इस x1 और x2 को जोड़ के हाफ कर देंगे, इस y1 और y2 को जोड़ के हाफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा फार्मूला क्या होता है, अंतः विभाजन सूत्र, क्या होता है आपका अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, एक आपके पास ऐसे लाइन है और इस लाइन में इन दोनों का कार्नर का पॉइंट पता है, ये है आपका x1 और y1 है, ठीक है, ई वाला आपका x2 और y2 है, और कहीं पर एक पॉइंट है ना, कहीं पर एक पॉइंट है, बीच में नहीं है, कहीं पर है, और इसको C नाम दे देते हैं, ये वाला A है आपका, ये B है, और ये C पॉइंट जो है इसको M1 और M2 रेशियो में क्या कर देता है, बांट देता है। तो आपसे कहेगा C पॉइंट का निर्देशांक बता दीजिए क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि x कामा y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1
अपान में कितना m1 प्लस m2 कामा ऐसे m1y2 प्लस m2y1 अपान में कितना m1 प्लस m2, ठीक है। ये 12 21 याद कर लेना, ये 12 और ये 21, ये 12, ऐसे यहाँ पर भी 12 21 और ये 12, रूल जानते हैं ना आप लोग, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। x कामा y बराबर ये आपका, तो कुल मिला के कितने फार्मूले हो गए भाई 3, 1 2 और 3, यही 3 फार्मूले से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर कौन से, चैप्टर 7 के, ठीक है। 8 पे चलते हैं, आपको चैप्टर 8 पे ले चलते हैं, और चैप्टर 8 में आपका जो फार्मूला है, एक बहुत ही फेमस नाम आप सुने होंगे, लाल बटे कक्का, है ना, क्या सुने होंगे, लाल बटे कक्का सुने होंगे, और जिसमें ये लाल L अपान के, है ना, ये लाल बटे कक्का होता क्या है, तो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और जिसको L से डिनोट करते हैं, ठीक है। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और जिसको K से डिनोट करते हैं, और थीटा से लगी भुजा क्या होती है, आधार होती है, और जिसको A से डिनोट करते हैं, किससे, A से, तो ये L हो गया, K हो गया, और ये क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। तो इसी लंब कर्ण और आधार में अगर रेशियो की बात की जाए तो कुल मिला के भैया 6 रेशियो होते हैं, कितने होते हैं, 6, है ना। एक बार लंब कर्ण को लंब बटे कर्ण कर देंगे, एक बार कर्ण बटे लंब, है ना, तो इन्हीं सबका कुछ नाम दे दिया गया है, और वो नाम क्या क्या है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार, तो इन सबका अपना नाम है। इसे लंब बटे कर्ण को कहा गया कि साइन थीटा, क्या कह दिया गया, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण को क्या कहा गया, कॉस थीटा। लंब बटे आधार को क्या कहा गया, टैन थीटा। और ऐसे फिर नीचे से देखा जाए कि आधार बटे लंब, तो इसको कह देंगे कॉट थीटा। ऐसे कर्ण बटे आधार कह दिया जाए तो इसको कह देंगे सेक थीटा, क्या कह देंगे, सेक थीटा। और ऐसे कर्ण बटे लंब कहा जाए तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। इसके अलावा कुछ फार्मूला आपका और होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर कितना, 1 अपान कोसेक थीटा, या फिर कोसेक को यहां ले आओ, साइन को यहां ले आओ, तो भी आपका हो जाएगा कितना, कोसेक थीटा बराबर कितना, 1 अपान साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही आपका टैन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉट थीटा, या फिर कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर कितना, 1 अपान टैन थीटा। और 2 फार्मूला और भैया कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान में कितना, कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और टैन इसी का उल्टा होता है कॉट में, है ना, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर यही कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा नीचे हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग टेबल देखते हैं भाई, टेबल बनाना है ना। इसके बाद जो है त्रिकोणमितीय टेबल आपका क्या होता है, एक ऐसे टेबल ले लेते हैं और इसमें जो है 6 रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, फिर हो जाएगा कितना, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर हो जाएगा आपका सेक थीटा, और फिर क्या है, कोसेक थीटा है, ठीक है, कोसेक थीटा। और यहाँ पर आपके हो जाएंगे कितना, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, फिर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, फिर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और फिर हो जाएगा 60 और 90, ठीक है। ये 60 अंश और ये 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 30 अंश का मान, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, ठीक है। इसको बनाने का तरीका हम अपने जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में होगा वहां पर दे दिया गया है, इसको बनाने का तरीका वहां पे बताया गया है, ठीक है। आप जो है इसको फटाफट हम वैल्यू लिख देते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी बनाने का तरीका जो होता है उसको हम अपने वीडियो में बनाए, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। 30 अंश का मान कितना होता है आपका, 1/2। 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो √3/2, ठीक है। और ऐसे साइन 90 अंश का मान क्या होता है भाई, साइन 90 अंश का मान 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये खींच लाना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये 1 यहाँ लिख दो, ये वाला लिख दो, √3/2, ये 1/√2 यहीं रहेगा, और ये 1/2 यहाँ आएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने फार्मूला पढ़ा है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। तो बस क्या कर देना, इसी को डिवाइड कर देना है। 0 में 1 से डिवाइड करोगे भैया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। 0 में 1 से डिवाइड करोगे 0। ऐसे ये 2 और 2 नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर 1 बच रहा है और नीचे क्या बचेगा, √3। ऐसे ये 1/√2 1/√2 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 2 और 2 कटेगा तो ऊपर क्या बच रहा है, √3, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 में किसी भी नंबर से मतलब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करो तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, है ना। क्या आता है, नॉट डिफाइंड, या जिसको कहते हैं आप अपरिभाषित, ठीक है। क्या कह देंगे, अपरिभाषित कह देंगे, ठीक है।
अब यही चीज यहां से इसे खींच लाएंगे और क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर अपरिभाषित लिखेंगे। ये क्या लिख देंगे, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। ये √3 यहां लिख देंगे, ये 1 यहां और ये 1/√3 यहां हो जाएगा और ये 0 यहां हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा कि सेक थीटा जो होता है कास का क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो कास का उल्टा करो भाई, 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा, 2/√3। ऐसे ही √2 ऊपर और 1 नीचे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ऐसे ये 2 ऊपर और 1 नीचे कितना हो जाएगा, 2। ऐसे 0 में 1 से मतलब 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। अब कोसेक का लिखना है तो चाहे तो आप साइन का उल्टा कर दो या फिर यही वाला लाइन खींच लाओ यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। ये 2 यहां हो जाएगा, ये वाला √2 हो जाएगा, यहां पर 2/√3 और ये वाला 1 यहां हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टेबल कंप्लीट है भाई। इसके अलावा 2-3 सर्व समीका होता है इस चैप्टर 8 में, ठीक है। सर्व समीका, सर्व समीका क्या होता है भाई आपका, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से जन्म लेता है, उत्पन्न लेता है ना, उत्पन्न होता है। तो पहला आपका फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करके 2-2 फार्मूला और बना लिया जाता है, इससे कॉस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। मेन आपका यही फार्मूला, इसको पक्षांतर करके 2 और बनाया गया है, ठीक है। ऐसे दूसरा फार्मूला क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ऐसे जब एक बार tan को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार 1 को इधर ले आते हैं, tan उधर ले जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आएगा तो -1 बराबर कितना, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक और तीसरा फार्मूला क्या होता है, तीसरी सर्व समीका क्या होती है, वो होती है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। एक कॉट को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और एक बार 1 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। बोले इतना सा क्लियर है, तो बस इतने से ही आपका जितना फार्मूला मैंने 8 लेसन में लिखा, इतने से कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूटने वाला नहीं है। सारा का सारा फार्मूला हमने 8 लेसन का लिख दिया है। तो चलते हैं अब 9 लेसन में, और 9 लेसन में भाई कुछ फार्मूला है नहीं, ठीक है। एक कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट है कि अगर आप अपने यहां पर देखिए, आपका आंख हो गया और आंख से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं, कहां तक, ऐसे आंख है, आंख की आधार रेखा, ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा भाई, उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन। ऐसे आंख के सामने है और ऐसे कर दिया मैंने, ऊपर की तरफ देखा है ना, ऊपर की तरफ देखा तो क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण। ये हमारा आंख हो गया, आंख से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, यहां पर जो भी कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है। और इसको कहते हैं आधार रेखा, ठीक है, क्या कहते हैं, आधार रेखा, ठीक है, आधार रेखा। और ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, दृष्टि रेखा, ठीक है, क्या होता है, दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा, ये आधार रेखा। और जितना एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। अगर आप किसी टावर पे, पुल पे या छत पे खड़े हैं और उस छत से या नीचे से नीचे कुछ देखते हैं, आप नीचे की तरफ देखते हैं ऐसे, तो यहां पर जो कोण बनेगा, ठीक है, यहां पर जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अवनमन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे भैया, अवनमन कोण। ये आपका होता है आधार रेखा। कौन सा रेखा, आधार रेखा, ठीक है। और नीचे की तरफ ये दृष्टि रेखा है तुम्हारी, है ना, कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा, ठीक है, ठीक है। तो 9 लेसन में यही 2 कंसेप्ट हैं, बाकी छोटे मोटे फार्मूले वही चैप्टर 8 वाले लग जाते हैं। जैसे कि ये लाल बटे कक्का वाला है ना, लाल बटे कक्का की ये आपका साइन है, ये वाला आपका कॉस है, ये वाला आपका टैन है, नीचे से कॉट हो जाएगा, इससे हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। बाकी वही छोटे छोटे टेबल वाले फार्मूले, ये वाला टेबल अभी हमने बनाया है ना यहाँ पे पीछे ऐसे जस्ट, तो यहाँ पर साइन 30 अंश का मान, cos 60 अंश का मान, छोटा छोटा फार्मूला आपका काम लग जाता है चैप्टर 9 में। तो बस यही 2 कंसेप्ट है आपका, या तो अवनमन कोण या तो उन्नयन कोण, और बाकी ये टेबल से छोटा छोटा फार्मूला है ना, और ये लाल बटे कक्का वाला, ठीक है।
तो 9 लेसन से आपके इतने ही सारे फार्मूले थे, है ना। चलते हैं 10 लेसन पे। तो 10 लेसन में भैया कुछ फार्मूला नहीं है, 2-3 तो थ्योरम, उसी थ्योरम पे सारा क्वेश्चन लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका एक कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। तो ये वृत्त है अगर, तो वृत्त पर आपसे पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है भाई। तो एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है, ऐसे, है ना। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? तो अनंत स्पर्श रेखा। कितने स्पर्श रेखा? अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, अनंत स्पर्श रेखा। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आपके। अगर कोई सर्कल है और कह दे कि कितने समांतर स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो आपके केवल 2, है ना, ये दो समांतर स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, ठीक है, 2 समांतर। अगर कोई ऐसे सर्कल है आपका, ठीक है, एक थ्योरम है 10.1, ठीक है, कि अगर कोई स्पर्श रेखा है ऐसे केंद्र से, अगर स्पर्श बिंदु पर, यहां पर ये स्पर्श बिंदु है, जहां पर स्पर्श करता है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर एक लाइन अगर खींची जाए तो यहां पर कितने अंश का कोण बनता है भाई? 90 अंश का कोण बनता है। कितने का? 90 डिग्री का कोण बनता है। एक दूसरा थ्योरम है 10.2 आपका, एक ऐसे अगर आपका सर्कल है और कहीं आउटर पॉइंट से, बाह्य बिंदु से आपके कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? तो 2, है ना। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा आपका, 2 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं में देखो, इन दोनों स्पर्श रेखाओं में ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। मतलब कहां से कहां? यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है। अगर इसको कह दे कि हमारा P है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो ये थ्योरम क्या कहता है कि AP बराबर कितना हो जाएगा? BP के। AP बराबर कितना होगा? BP के, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों जोड़ के आमने सामने कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है, 180 अंश, है ना। वैसे भी देख लो, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो यहां पर तो 90 बनेगा ही, है ना, इस वाले रूल से, है ना। स्पर्श रेखा पर या केंद्र से खींची गई रेखा क्या होती है? लंब होती है। तो यहां पर 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो बाकी कितना बचा? ये दोनों मिलके कितना? 180, है ना। तो बस यही कुछ थ्योरम आपके होते हैं, आपके 2 थ्योरम होते हैं, इन्हीं पे सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है, ठीक है। तो चैप्टर 9 में कुछ आपका फार्मूला नहीं लगने वाला है, ठीक है। फार्मूला अगर लगेगा तो बहुत वही छोटा, नहीं फार्मूला लगेगा ही नहीं, है ना, केवल इसी थ्योरम पे आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगले लेसन पे चलते हैं आपको, और चैप्टर 11 में भाई फार्मूला है, क्योंकि ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक है। तो देखो फटाफट हम फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका, देखो एक तो यही होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त यानी कि सर्कल, इस सर्कल का एरिया क्या होता है? तो क्या होता है भाई? पाई r स्क्वायर, ठीक है। परिधि क्या होती है? परिधि, तो परिधि क्या होती है? परिधि मतलब भाई लंबाई, ये वाली, है ना। टोटल लंबाई कितना है? तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा कि ये अगर कोई ऐसे सर्कल है, मान लो ये कोई सर्कल है, इस सर्कल को अगर ऐसे काटा जाए, जैसे तरबूज काटते हैं, है ना, ऐसे अगर काट दें तो इतना सा एरिया क्या हो जाएगा? तो इसको कहते हैं भैया लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? ये वाले एरिया को, जितना ये एरिया कटा है ऐसे, है ना, इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, है ना। इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। तो ये इसी का आपसे क्षेत्रफल पूछता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला होता है इसके लिए? फार्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? θ/360 इंटू में पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी सर्कल को ऐसे काटा जाए, देखो ये आपका सर्कल है और जैसे आलू काटा जाता है ऐसे ऐसे काट दिया जाए, तो आपसे पूछेगा इतने का एरिया, तो इसको कहते हैं भैया वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड, है ना, वृत्तखंड। तो एक ऐसे पूछेगा आपको, क्या पूछेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो एक सिंगल फार्मूला होता है। एक और तरीका होता है कि आप यहां से चाहे तो ऐसे, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, उसमें से ही त्रिभुज घटाएं। नहीं तो एक फार्मूला, आप सिंगल फार्मूला याद रखिए, उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है? होता है आपका r स्क्वायर θ/360 माइनस साइन θ/2, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, r स्क्वायर θ/360 माइनस साइन θ/2, ठीक है। इसके बाद आपका और कुछ फार्मूला तो नहीं, मेरे हिसाब से इतने से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इतने से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक और होता है चाप की लंबाई, है ना। अगर ये आपका सर्कल है और कह दे कि यहां से और यहां तक के चाप की लंबाई बताइए कितना होगा, और जिसमें आपको थीटा पता होगा, थीटा और त्रिज्या r पता होगा,
थीटा पता होगा और त्रिज्या आर पता होगा। तो क्या पूछेगा कि चाप की लंबाई बता दीजिए। तो चाप की लंबाई के लिए क्या फार्मूला होता है, थीटा अपान 360 और 2 पाई आर, है ना, थीटा अपान 360 2 पाई आर। ठीक है, एक और काम की बात याद रखिएगा कि एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है भाई, 6 डिग्री का कोण बनता है, 6 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर से आपके चैप्टर 11 से कितने 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना, कितने फार्मूले हो गए 5 और 6। तो केवल 6 फार्मूला आप याद रखिए, इस चैप्टर का कोई भी सवाल धड़ल्ले से एकदम लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए चैप्टर 12, और चैप्टर 12 क्या है भाई आपका, तो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यही तो है। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये वाला चैप्टर है। इसमें थोड़ा सा फार्मूलों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, सारे नहीं यूज होते हैं, कुछ ही यूज होते हैं, लेकिन हम सारा लिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो एक पहला जो आकृति होती है आपकी, वो होती है घन, या जिसको कहते हैं क्यूब। ठीक है, कैसे बना होता है, तो एक ऐसे देखो, ऐसे आपका फिगर घन का बनता है ऐसे। ठीक है, ये घन हो जाएगा, इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, a सेंटीमीटर लंबी होती हैं, कितनी a। ठीक है, तो घन की भुजा, है ना, ये घन की भुजा a है, ये लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a, सभी a। तो इसमें घन का जो आयतन होता है आपसे, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि भुजा अगर a है तो क्या हो जाएगा भाई, a क्यूब हो जाएगा। फिर इसी में आपसे पूछा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जिसको कहते हैं CSA, है ना, वो क्या हो जाता है, तो 4a², साइड a है तो क्या हो जाएगा 4a²। ठीक है, फिर कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6a²। फिर इसी में आपका विकर्ण पूछ सकता है, विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण हो जाएगा a√3, जहां a क्या है, भुजा है। इसके बाद आपका घनाभ हो जाएगा, घनाभ। ठीक है, घनाभ, घनाभ में आपका जिसको कहते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड या फिर घनाभ। ठीक है, अब घनाभ में भी देखिए, घनाभ आपका ऐसे बनता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, अलग अलग होती है। मान लेते हैं ये आपकी लंबाई है, ये वाली चौड़ाई है। ठीक है, और ये वाली क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, ये लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई हो गई, ये वाली क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो इसमें फिर आपका आयतन क्या हो जाएगा भाई, आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा कि L × B × H। ठीक है, फिर ऐसे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई 2L + B और इनटू में कितना H। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2LB + BH + कितना HL। ठीक है, LB + BH + HL। ठीक है, इसी में फिर विकर्ण पूछ लेता है, विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण, तो क्या होता है √L² + B² + कितना H²। ठीक है, तो ये घन का हो गया, घनाभ का हो गया। 2 3 4 आकृति और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपका आ जाता है घन और घनाभ हो गया, इसके बाद क्या आ जाएगा, बेलन आ जाएगा। ठीक है, बेलन या जिसको कहते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, ये आकृति आपकी ऐसे होती है, कुछ ऐसे। ठीक है, जिसमें ये आपका क्या होता है, रेडियस होता है, r होता है, और ये क्या होती है, ऊंचाई होती है, हाइट होती है। तो इसमें आपका आयतन क्या हो जाएगा, घन का, बेलन का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा आपका, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। इस ये यहाँ पे सर्कल बन रहा है और वृत्त बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसमें ऊंचाई आ जाएगी तो हाइट से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो सर्कल है ये वाला किनारे किनारे है ना, ये परिधि है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और हाइट आ जाएगा तो उसमें h से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2πrh। ऐसे फिर क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो याद कर लीजिएगा क्या होता है 2πr, फिर ब्रैकेट में h + r, 2πr और h + r। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है शंकु, शंकु या जिसको कहते हैं कोण, शंकु या फिर कोण। ठीक है, ये आपका कोण हो जाएगा, यहाँ से ये होती है ऊंचाई, हाइट होती है, ये क्या होता है त्रिज्या r होता है, क्या होता है तिरछी ऊंचाई l होती है, आपकी तिरछी ऊंचाई l होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आयतन होता है, आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, तो ये भी होता है क्या 1/3 πr²h। ठीक है, जो बेलन का आयतन होता है उसी का 1/3 होता है, 1/3 होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो ये होता है πrl, और जहां l बराबर कितना होता है भाई, l बराबर √h² + r²। ई कहां से आता है, तो पाइथागोरस थ्योरम, इसी में अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद दो फार्मूला और, एक अर्धगोला और एक गोला, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक गोला, गोला जिसको कहते हैं स्फेयर, ठीक है। तो इसमें गोला ऐसे होता है जिसमें क्या होता है केवल और केवल रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहां पर गोले का जो आयतन होगा, आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या फिर कहें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों गोला में क्या होता है बराबर होता है। वो कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। बस यही दो फार्मूला गोले के लिए। अर्धगोला, फिर अर्धगोला, अर्धगोला जिसको कहते हैं हेमी स्फेयर, है ना, हेमी स्फेयर, ठीक है। इसमें आपके 2-3 फार्मूले, इसमें भी अर्धगोला आपका ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे अर्धगोला। इसमें भी आपका ये क्या होता है रेडियस, और ये भी क्या है रेडियस ही है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अर्धगोला मतलब गोले का आधा। तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। यहाँ 4/3, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। अब क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। तो अर्धगोले का फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पूरे गोले का है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा, आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले किसका, अर्धगोले का, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर ही होता था, 4 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका आधा 2। लेकिन नीचे जो यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है इसको भी जोड़ करके कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका चैप्टर 12 जो है इतने ही फार्मूले आपके, है ना, 2 यहाँ 4 इधर हो गए और 2 पीछे, है ना। इतने ही फार्मूले से आपका चैप्टर 12 का यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का कोई भी सवाल होगा आप धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। तो अगले चैप्टर पे चलते हैं, और अगला चैप्टर जो आपका क्या है सांख्यिकी है, चैप्टर 13 यानी कि सांख्यिकी, है ना, क्या है सांख्यिकी या स्टैटिक्स। इसमें आपके 2 ही 3 फार्मूले, ठीक है। एक तो आपको माध्य निकालना होगा, माध्य, ठीक है। दूसरा आपको माध्यिका निकालना होगा, माध्यिका। और तीसरा आपको क्या निकालना होगा, बहुलक निकालना होगा, ठीक है, बहुलक। एक एक फार्मूला सबके लिए, बस माध्य के लिए 2 फार्मूला है, पहले 3 होता था अब 2 ही है। इसमें आपका प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से एक फार्मूला, और दूसरा क्या हो जाएगा कल्पित विधि से, कल्पित विधि से एक फार्मूला, ठीक है। तो इसमें फार्मूला जो आपका होता है प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, कल्पित माध्य बराबर या प्रत्यक्ष माध्य बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान कितना, सिग्मा एफ आई क्या हो जाता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान कितना, सिग्मा एफ आई। कल्पित विधि में क्या हो जाता है, यहीं पर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान कितना, सिग्मा एफ आई हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। माध्यिका के लिए एक फार्मूला है, वो क्या है कि एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान में कितना एफ और इनटू में कितना एच, ई फार्मूला होता है, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ और इनटू में कितना एच। ऐसे बहुलक के लिए एक फार्मूला, बहुलक बराबर क्या होगा आपका कि L प्लस क्या हो जाएगा F1 माइनस F0 अपान कितना 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में कितना भाई H, इनटू में कितना हो जाएगा H हो जाएगा। L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में कितना HE हो जाएगा बहुलक। एक आपका पूछता है माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, तो वो संबंध क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। बस इतना फार्मूला होता है आपका, ठीक है। तो चैप्टर जो है 13 से आपके 1, 2 और एक 3, एक ये 4 और एक ये 5, इन्हीं 5 फार्मूले से आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला लेसन और लास्ट लेसन भाई है ना चैप्टर 14 में जो आपका प्रायिकता है, क्या है प्रायिकता, और इसके भी कुछ कंसेप्ट है, कुछ फार्मूला है, ठीक है, वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। प्रायिकता का तो केवल एक ही फार्मूला है कि प्रायिकता बराबर आपका क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। एक यही सिंगल फार्मूला है आपका, ठीक है। बाकी इसी में थोड़ा थोड़ा और कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, एक ये हो जाएगा कि जो प्रायिकता होती है हमारी वो हमेशा 0 से बड़ी और बराबर हो सकती है और 1 से क्या होगी छोटी और बराबर हो सकती है। अगर किसी चीज की प्रायिकता क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0,
पीई बराबर 0 हो जाए तो क्या हो जाती है, वो असंभव घटना हो जाती है, असंभव घटना। ठीक है, अगर कहीं पर प्रायिकता 1 हो जाए तो वो प्रायिकता, वो संभावना कैसी होती है, निश्चित हो जाती है, वो घटना घटने की प्रायिकता क्या हो जाती है, निश्चित घटना हो जाती है। ठीक है, निश्चित घटना। ठीक है, इसके अलावा थोड़े थोड़े और कंसेप्ट हैं, जैसे कुछ घटनाओं के बारे में वर्णन कर देते हैं। घटना, ठीक है, घटना 1, घटना 1 क्या है कि एक सिक्के को अगर उछालेंगे, एक सिक्के को उछालना, ठीक है, एक सिक्के को अगर उछालते हैं हम लोग तो केवल 2 परिणाम बन सकता है, या तो वो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा, हेड और टेल आ सकता है। अगर 2 सिक्के को उछालते हैं, 2 सिक्के को उछालना, 2 सिक्के को उछालना, अगर 2 सिक्कों को उछाला जाता है भाई तो फार्मूला क्या होता है, 2 के पावर 2, यानी कि कुल मिला के कितना परिणाम, 4 परिणाम। लिखा कैसे जाएगा, तो 4 का आधा कितना होता है, 2, तो आप 2 बार हेड लिख दीजिए और 2 बार टेल लिख दीजिए। अब 2 का आधा कितना होता है, 1, तो 1 बार हेड लिखेंगे, 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, तो ये आपके 4 परिणाम बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है, अगर यहीं पर 3 सिक्के को उछाला जाए, 3 सिक्के को उछालना, ठीक है, 3 सिक्के को उछाला जाता है तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, मतलब कुल मिला के 8 परिणाम बनेगा। कितना परिणाम भाई, 8 परिणाम। लिखा कैसा जाएगा, तो आपके 8 का आधा कितना होता है, 4, तो लिख देंगे 4 बार हेड और 4 बार टेल लिख देंगे, टेल 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 और टेल। अब 4 का आधा कितना होता है, 2, तो लिख देंगे 2 बार हेड और 2 बार टेल। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 का आधा कितना होता है, 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, तो ये कुल मिला के आपके 8 परिणाम बन जाएंगे भाई, है ना। इसके बाद आपको कार्ड के बारे में बता देते हैं। ठीक है, हाँ ये कार्ड, ठीक है, 52 कार्ड अगर आपके पास हैं, 52 कार्ड, ठीक है, 52 कार्ड हैं, 52 ताश के पत्ते। ठीक है, अगर आपके पास 52 ताश के पत्ते हैं तो इसमें से आपके जो होते हैं वो 26 जो होते हैं, 26 लाल कलर के होते हैं, लाल कलर के, और 26 क्या होते हैं, काले कलर के पत्ते होते हैं भाई। अब इसमें 26 जो लाल होगा वो 2 कैटेगरी में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा 13, 13 में चारों बढ़ जाएंगे। 13 हो जाएगा आपका पान का पत्ता। किसका पत्ता, पान का पत्ता, जिसको कहते हैं हार्ट, है ना, क्या कहते हैं, हार्ट। बाकी 13 पत्ता आपका हो जाएगा ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता, है ना, जिसको कहते हैं डायमंड का पत्ता, डायमंड, है ना। इधर भी ऐसे काला जो 26 काला वाला पत्ता, इसमें भी 13 13 के 2 कैटेगरी बन जाएंगे, और 13 कार्ड किसका बन जाएगा, हुकुम का पत्ता। किसका पत्ता, हुकुम का पत्ता, और 13 क्या हो जाएगा, चिड़ी का पत्ता। ठीक है, चिड़ी का पत्ता। अब इन सभी में 13 जो कैसे कैसे बटे हुए हैं, ठीक है, हुकुम को कहते हैं स्पेड, कहते हैं स्पेड, और चिड़ी को कहते हैं क्लब, क्लब का पत्ता। ठीक है, अब यहां से देखिए जो 13 पत्ते ये अलग अलग हैं आपके, ये कौन कौन से पत्ते हैं भाई, ये कौन कौन से पत्ते हैं, तो इसमें आपका एक तो हो जाएगा बादशाह, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बादशाह। दूसरा क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा, क्वीन। तीसरा क्या हो जाएगा, गुलाम। और चौथा क्या हो जाएगा, इक्का, इक्का। इसके अलावा आपका 2 नंबर का पत्ता, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का पत्ता। और यही सब में भाई, है ना, यही सभी में, यही वाला सारा सभी में। ठीक है, तो ये सारा सब लिख लेना। अब इसमें आप बादशाह कितना हो जाएगा, तो एक बादशाह इसमें, एक बादशाह इसमें, एक बादशाह इसमें, कितने हो जाएंगे, 4 बादशाह। ऐसे 4 रानी हो जाएंगे, 4 गुलाम हो जाएंगे और 4 इक्का हो जाएंगे। ठीक है, आपका अंक वाला पत्ता कितना हो जाएगा, तो 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 चौक 36 अंक वाला पत्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारा का सारा पूरा फार्मूला पूरे बुक से। ठीक है, पूरे बुक के सारे फार्मूले मैंने लगा दिए हैं, लिख दिए हैं। आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में फार्मूला बैठ जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा और अपने हित मित्र भाई बंधु जो भी आपके 10th क्लास में उनको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।